हो मॅडम, सुरू करू शकता. नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव तनुजा भोळे. बरेच जण ओळखत असतील कदाचित. तुमची एक्झाम मी घेतली होती प्रॅक्टिकलची. आज आपण दुसऱ्या सत्रातला पेपर 4 आपण बघणार आहोत. त्याच्यामधला जो योगोपचार हा मॉड्यूल आहे, तर तो आपण बघणार आहोत. आता एक सत्र सोडून सगळ्यांनी दुसऱ्या सत्रामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि बरीच माहिती म्हणजे योगाबद्दलची तुम्हाला आधी तर आहेच, पण अजूनही थोडी माहिती तुम्हाला मागच्या सत्रामध्ये मिळालेली असेल आणि आता तोच संदर्भ घेऊन आपण पुढे जाणार आहोत. ओके, हिंदी में लेक्चर चाहिए? ओके, हाँ मैं मैडम। कोशिश करूँ जो बोला गया था मराठी में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ मराठी आएगा तो समझ में तो आएगा ना आपको? नहीं मैडम, पीपीटी मैंने मराठी में बनाई है, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा लोग मराठी में है, महाराष्ट्र मराठी समझते हैं, इसके लिए ठीक है। आप लोग, हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे पहले से ही शायद योग टीचर है, योग शिक्षक है, किसी किसी ने वाईसीबी का एग्जाम भी दिया है, तो आपको योग क्या है मालूम है। तो कुछ कुछ स्लाइड हम थोड़े आगे करते जाएंगे क्योंकि वो आपको पहले से मालूम है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अभी हम योगोपचार मीन्स व्हाट, योग थेरेपी, तो उसमें हम क्या देखेंगे, योग क्या है, उपचार क्या है, और योग है ये उपचार का शास्त्र है क्या, और योग थेरेपी योगोपचार जो है वो सर्व समावेशक है क्या, इंटीग्रेटेड अप्रोच उसमें है क्या, वो हम उसमें देखेंगे। ओके, तो आगे हम योग टीचर बने हैं, योग शिक्षक बने हैं, तो हम योग थेरेपिस्ट है क्या, ये हमें सोचने वाली बात है। ओके, तो उसके लिए हम आज का ये लेक्चर है कि योगा टीचर बनना क्या है और योगा थेरेपिस्ट बनना क्या है, ये हम उसमें आगे देखेंगे। और उसमें मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मतलब थोड़ा फार नॉलेज आपने ले लिया, तो पहले आप योगा टीचर का काम पहले 2-3 साल तक करो, ताकि उसका अनुभव आपको मिलेगा, और बाद में योगा थेरेपी का आप अभ्यास करो, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा अभ्यास होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आपको उसका नॉलेज मिलेगा, या वाईसीबी लेवल थेरेपी का वाईसीबी लेवल 1, 2, 3 है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए पहले आप थोड़ा अनुभव लीजिए। अगर कोई अच्छी सी संस्था है उसको ज्वाइन कीजिए, या खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें से आपको जो अनुभव मिलेगा, वो अनुभव लेके आप योगा थेरेपिस्ट अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि उसी नॉलेज पे आप उनको, जो भी साधक हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हम योग क्या है उसके बारे में जानेंगे। अभी योग क्या है आपको पता है, योग का मीनिंग है जोड़ना, और क्या जोड़ना, तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन होना मीन्स योग है। अभी योग क्या है, योग दर्शन शास्त्र है, और वो तत्व ज्ञान उसमें कहा गया है। योग एक साधना मार्ग है, योग ये एक शास्त्र है। जब भी हम शास्त्र बोलते हैं तो उसको साइंटिफिक बेस होता है। योग ही ये एक आध्यात्मिक साधना है। योग में समाधि के बारे में कहा गया है, अंतिम उद्देश्य जो हमारा है वो समाधि है। अभी इसमें जो हमें साध्य करना है वो भी समाधि है, और समाधि के तरफ जाने के लिए जो साधना का मार्ग है वो भी योग ही है। मतलब जो साध्य करना है वो योग है, और जो मार्ग है वो भी योग ही है। अभी इतना हमने देखा योग के बारे में, इसमें कहाँ पे भी उपचार के बारे में कहा गया है क्या? तो ऐसा तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि यहाँ पे थेरेपी के बारे में कुछ तो योग में दिया गया है। तो अभी हम योग का उपयोग थेरेपी के लिए कैसे करेंगे, उपचार के लिए कैसे करेंगे, धीरे धीरे हम
देखते जाएंगे। योग ये उपचार शास्त्र नहीं है, तो ये क्या है? ये एक जीवन पद्धति है। अगर योग की हमने जीवन पद्धति हमने बनाई, तो हम आगे जाके उपचार के लिए हमें उसकी जरूरत ही एक्चुअली नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी उपचार जीवन पद्धति क्यों बनानी है उसको? तो योग जब भी हम हमारे जीवन में लाते हैं, तो जीवन के अलग अलग अंगों को वो स्पर्श करता है। हमारा उद्देश्य अभी का हम अगर कहेंगे समाधि नहीं है, लेकिन इतना अलग अलग हमारे जो भी गोल रहते हैं, हमारे उद्देश्य जो भी रहते हैं, वो हमें साध्य होते हैं उसके मार्ग पे चलते हुए। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी हम आरोग्य क्या है उसके बारे में जानेंगे। अभी अभी जब भी हम कहते हैं कि हेल्थ हेल्थ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो कौन सी भी उपचार पद्धति हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, या चाहे प्राणिक हीलिंग कुछ भी हो, तो उससे हम क्या चाहते हैं? तो हमें उससे आरोग्य चाहिए। हर एक उपचार पद्धति का अंतिम उद्देश्य रहता है कि हेल्थ चाहिए, आरोग्य चाहिए। तो अभी आरोग्य क्या है हम जान लेते हैं। WHO है, जागतिक आरोग्य संगठन है, उन्होंने आरोग्य की व्याख्या जो की है वो ऐसी है, रोगों का अभाव मीन्स हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ मीन्स व्हाट? आरोग्य मीन्स व्हाट? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर संपूर्ण संतुलन, बैलेंस रहना, उसको उन्होंने हेल्थ कहा गया है। अभी यहाँ पे संतुलन इस शब्द को बहुत ही महत्व है। आरोग्य मीन्स व्हाट? आरोग्य ये संतुलन ही है। अगर हमारे शरीर में असंतुलन होता है तो व्याधि पैदा होती है। तो ये असंतुलन हो गया, इसके लिए संतुलित उसको करने के लिए जो भी हम करते हैं उसको हम उपचार कहते हैं, बराबर। तो संतुलन शरीर में बनाए रखना, यही आरोग्य है। नेक्स्ट, आरोग्य की व्याख्या अलग अलग स्क्रिप्चर्स में क्या दी गई है वो देखेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है, ये तो आपने शायद किया होगा, समादोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये सुश्रुत संहिता में व्याख्या दी गई है। तो सम दोष, सम, यहाँ पे जो सम शब्द है वो संतुलन बताता है। हमारे त्रिदोष है, हमारे अग्नि है, धातु है, सप्त धातु है और हमारे त्रिमल है, उसमें संतुलन लाना। तो उससे क्या बनाए रखता है? हमारा मन और आत्मा। उससे भी जाके, ये तो शारीरिक लेवल पे हो गए पहली लाइन, लेकिन उससे भी आगे जाके हमारा मन, आत्मा, ये इंद्रिय, आत्मा, मन, उसको भी प्रसन्न करता है। तभी हम उसको हेल्थ कहेंगे, आरोग्य कहेंगे। अभी योग की व्याख्या हमने योग में देखी है, समत्वम योग उच्यते। समत्व क्या है? तो समत्व भी संतुलन ही है। अभी ये जो भी हम व्याख्या देखते जाएंगे वो हम आरोग्य, हेल्थ, उपचार, इसके बारे में सोच के ही आगे देखते जाएंगे। अभी होम्योस्टासिस, होम्योस्टासिस मीन संतुलन। ये जो संकल्पना हमें बहुत बार हमें सुनने को मिलती है। तो होम्योस्टेसिस क्या है? तो ये भी संतुलन। हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो शरीर की हर एक पेशी, हर एक ऑर्गन, उसमें इनबिल्ट प्रेरणा, मूल प्रेरणा रहती है कि वो संतुलन में जाते हैं। अगर हमें कुछ भी लगता है, खून आता है, तो अपने आप उसके ऊपर पपड़ी बन जाती है, खपली म्हणतो आपण त्याला, और वो जख्म जो रहती है वो धीरे धीरे मतलब अच्छी होने लगती है। तो ये क्या हो गया? शारीरिक स्तर के ऊपर संतुलन। तो ये एलोपैथी में ये सभी होम्योस्टेसिस ये वर्ड आता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि योग और आयुर्वेद की हमने ऊपर जो व्याख्या दी है, तो उसमें केवल शारीरिक स्तर पे दी है क्या? नहीं, योग, आयुर्वेद उससे आगे भी जाकर ये संतुलन साध्य करता है, मन के लेवल पे जाता है, आत्मा को आनंद देने के लेवल पे जाता है। नेक्स्ट, अभी थेरेपी, थेरेपी क्या है? तो ग्रीक वर्ड है थेरेपिया, उसका मीनिंग है हीलिंग, उपचार या इलाज। तो उसी से थेरेपिया वर्ड से थेरेपी
ये शब्द हुआ है, जिसको हम हिंदी में और मराठी में उपचार या इलाज हम कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो भी उसकी व्याख्या दी गई है वो है ट्रीटमेंट इंटेंडेड टू रिलीव और हील अ डिसऑर्डर, मीन्स व्हाट, रोग अच्छा करने के लिए जो भी इलाज किए जाते हैं उसको उन्होंने उपचार कहा गया है। कॉलिंस इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अच्छा करने के लिए जो भी इलाज किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, तो उसको उन्होंने थेरेपी बोला है। तो अभी हम अगर कहेंगे तो इस संतुलन, ऊपर की अगर हम संतुलन के बारे में सोचते हैं तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चा मतलब तो नॉर्मली वो संतुलित स्थिति में रहता है। बाद में उसमें कुछ कुछ अगर असंतुलन निर्माण होता है, बड़ा होता जाता है, तो बाद में उसमें बीमारियां आती है। तो हमारे शरीर की जो भी मूल प्रेरणा है वो संतुलित स्थिति में जाने की रहती है। उसमें अगर कुछ भी बिगाड़ आ गया तो हमें व्याधि होती है, और व्याधि के ऊपर जो भी हम इलाज करते हैं तो उसको थेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी ये थेरेपी क्या है, तो थेरेपी उपचार पद्धति है। तो उसके जो भी मतलब वो कैसी है उसके बारे में ये है, वो आरोग्यदायक है, क्षतिपूर्तक है, मीन्स वो हमारी चीज मतलब जो भी हमें कमियां होती है वो भरकर निकालती है, वो सुधारती है, सुधारात्मक है, पुनर्संचय करने वाली है। वो मतलब उसमें औषधि, जो मेडिसिन है औषधि, ये उसका एक भाग है। और वो फायदे, भी मराठी में ये सब लिखा है, वो अच्छी है, फायदेशीर है। और अभी थेरेपी में डिसीज की व्याख्या अभी हम कहेंगे। डिसीज अगर हम कहेंगे तो डिस इज मीन्स लैक ऑफ ईज और प्लेजर, तो उसको हम डिसीज बोलते हैं। अभी हम बोलते हैं अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा नहीं लगना ये क्या है, तो अच्छा नहीं लगना ये व्याधि है, रोग है। और उसके ऊपर जो भी हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं वो उपचार है। नेक्स्ट स्लाइड। उपचार पद्धति के पहलू क्या है, अगर मतलब अलग अलग उपचार पद्धति अगर हमने ली, अगर हम एलोपैथी का एग्जांपल लेते हैं तो एलोपैथी में क्या क्या अगर सिखाया जाता है, शरीर शास्त्र, रचना और कार्य, मतलब वो सिखाया जाता है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, औषध विज्ञान शास्त्र रहता है, फार्माकोलॉजी रहता है, वैद्यक शास्त्र मेडिसिन रहता है, शस्त्र क्रिया दैट इज सर्जरी, स्त्री रोग शास्त्र, ऐसे अलग अलग शास्त्रों का उसमें बहुत बारीकी से अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद और उसमें भी अगर दूसरी भी कोई हम पद्धति मतलब ले तो उसमें भी उनकी पद्धति रहती है और उसमें उसका अभ्यास किया जाता है। थेरेपी में अलग अलग मतलब आजारों को क्या बोलते हैं, बीमारियों का ही नहीं तो मतलब उसके बारे में मतलब शरीर की कार्य क्या है, उसकी रचना क्या है, उसका भी अभ्यास किया जाता है। और अगर ये अभी हम ये सब कहते हैं, देखते हैं, तो अगर कोई भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या करता है, तो उसका रोगों का निदान कैसे करता है, तो वो क्या उसको पूछता है, अलग अलग सवाल करता है, उसकी कंप्लेंट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके लक्षण, रोग उसके क्या, उसको क्या क्या हो रहा है, तो उसके बारे में वो सब पूछताछ करता है। और उसके बाद वो मन में मतलब उसका आराखड़ा बनाता है, मतलब उसका प्लानिंग, ट्रीटमेंट प्लान बनाता है कि उसको क्या क्या देना है। और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ दिनों बाद तो वो देखता है कि उसको उसका गुण आया या नहीं आया, या उसकी जो बीमारी है वो बढ़ गई है। तो उस वो देख के वो बाद में वो ट्रीटमेंट में थोड़े थोड़े अलग उसकी ट्रीटमेंट बदलता है। तो वैसे ही, और उसके बाद अगर वो रोग तो बड़ा हो, अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसको नहीं होए उसके लिए वो दीर्घकालीन देखभाल मीन्स व्हाट कि वो आगे जाके उसको क्या खाना पीना देना है या उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, सर एक मिनट, उसके बारे में बोलता है। तो अगर हम योग उपचारक, अगर ये हमने
उपचार पद्धति के ये पहलू अगर हमने देखे, तो अभी हम अगर योग उपचारक बनते हैं, थेरेपिस्ट बनते हैं, तो यही पद्धति है वो जो हमें अपनानी है। अगर कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि मुझे हाई बीपी है, तो ये हाई बीपी हमें उसका निदान नहीं करना है, क्योंकि हम थेरेपिस्ट है, तो रोग निदान शास्त्र की पढ़ाई हमने नहीं की है, ये डॉक्टर ने की है। डॉक्टर हमें सजेस्ट करेगा कि उसको क्या हुआ है, और वो डॉक्टर की मदद लेके हम उसको आगे उसको ट्रीटमेंट करते जाएंगे। अगर बीपी लेके वो हमारे पास आया है, तो हम उसको पूछेंगे कितने दिनों से है, वो योगा का या कुछ अभ्यास करता है या कुछ भी उसकी साधना करता है, या कोई अलग एक्सरसाइज करता है क्या, उसकी मतलब खाना पीना क्या है, उसका रहन सहन क्या है, वो क्या काम करता है, ऐसे अलग अलग उसको क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे कि उसको क्या उपचार देने हैं, मतलब उसको कौन से आसन देने हैं, या कौन से प्राणायाम देने हैं, उसको शवासन देना है, या और भी कुछ क्रियाएं देनी है, ये सब हम ट्रीटमेंट प्लान लेंगे। और उसके बाद ये सब हम करने के बाद 15-20 दिन देखने के बाद, या कुछ भी हमने जो भी डिसाइड किया है कितने दिनों तक उसको देखना है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कुछ सुधार आया है या नहीं आया है, और उसके बाद हम वो जो भी हमारा प्लान बनाया है उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। तो यही रहेगा, लेकिन इसमें हम ये सोचने वाली बात है कि हम डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर की मदद लेके, हम योगा का आधार लेके हम उसको ट्रीटमेंट देने वाले हैं। नेक्स्ट। अभी ये उपचार कैसे है, तो उपचार प्रतिबंधात्मक है। मुझे योग थेरेपी कैसी है, तो प्रतिबंधात्मक है, उपचारात्मक है और आधारात्मक है। तो प्रतिबंधात्मक मतलब क्या, कि अपने को रोग होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए जो भी हम करेंगे तो उसको प्रतिबंधात्मक कहेंगे। तो हमारा जीवन मतलब योग को जीवन पद्धति ही अपनाएंगे, आरोग्यपूर्ण जीवन अगर हम जीना है, तो उसके लिए हम जो भी करते हैं तो उसको प्रतिबंधात्मक कहा गया है। और उपचारात्मक कभी रहती है वो थेरेपी, तो आपको व्याधि हो गई है उसके बाद वो उपचारात्मक होती है। और आधारात्मक या सपोर्टिव कभी रहती है, तो अगर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट चालू है, आपको कुछ भी व्याधि हो गई है, अगर समझो आपको हार्ट ट्रीटमेंट मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके साथ सपोर्टिव हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो उसके लिए वो आधारात्मक कहा गया है, सपोर्टिव है। नेक्स्ट। उपचारों का उद्देश्य क्या है, आरोग्य प्राप्ति, आरोग्य आरोग्य रखना, स्वास्थ्य प्राप्ति, स्वास्थ्य संवर्धन, आरोग्य, स्वास्थ्य कल्याण, निरोगी, ये सब उपचार का उद्देश्य है, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी रखना, यही हमारा उपचारों का उद्देश्य है। और अभी क्या है, ऊपर तो हमने देखा प्रतिबंधात्मक है, तो हम उसका भी ये स्वास्थ्य संवर्धन उसमें ही आता है। नेक्स्ट। स्वास्थ्य के पहलू क्या है, हमारी हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो उसके पहलू क्या है, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, पर्यावरणीय, सामाजिक। अगर ये पहले तो हमको पता है, लेकिन पर्यावरण, अगर हमारा पर्यावरण बदल जाता है तो उसको शरीर और मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। समाज में भी कुछ भी अगर गलत चीजें हो रही है तो हमारा उसका मन के ऊपर परिणाम होता है, उसका परिणाम व्याधि के रूप में हमारे शरीर के ऊपर आता है। मानसिक सामाजिक दोनों शारीरिक दोनों व्याधियां हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट। मानसिक स्वास्थ्य, अभी हमने देखा योग में मन का बहुत ही मतलब विचार किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक भावनिक सामाजिक वर्तणूक, उसका बहुत ही असर हमारे मतलब इमोशंस का, हमारे मन का, और समाज में हम जो भी कैसे रहते हैं, अगर योग के बारे में बोलेंगे तो यम नियम, उसका परिणाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे होता है। तो उसके कौन से घटक है वो हम एक बार देखेंगे। जनुकीय
मीन्स गुणसूत्र बोलते हैं। मेंदु के रसायन हार्मोन्स जो भी है या सिक्रीशन ब्रेन में से होते हैं, वो हमारे जीवन में जो भी अनुभव अच्छे बुरे आते हैं, उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत परिणाम होता है। हमारी जो भी फैमिली बैकग्राउंड रहती है, कौटुंबिक पार्श्वभूमि जो रहती है, उसका भी परिणाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे होता है। नेक्स्ट, अभी ये ना बहुत बड़ा पीपीटी है और ये विषय बहुत बड़ा वास्ट है, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का मैं बहुत ही इलाबोरेट करके या बड़ा करके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो हम समझ सकते हैं। क्षमतेचा पूर्ण विकास मीन्स हमारी जो भी एबिलिटीज है वो अगर अच्छे से उभर के आई तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, या नहीं आई तो हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हमारे जो भी स्ट्रेस रहते हैं, ताण तनाव, उसको मतलब उसको फेस करने की जो भी हमारी क्षमता रहती है, उसका भी असर हमारे मानसिक आरोग्य पे होता है। हम जो भी काम करते हैं तो काम कैसा करते हैं, उसमें से अच्छा या बुरा, या उसमें से जो भी क्षमता है हमारे, जो भी वर्क एक्सपीरियंस जो रहता है, तो उसका भी हमारे मानसिक आरोग्य पे असर होता है। और समाज में योगदान देने की प्रवृत्ति मीन्स अगर हमारे पास जो भी है, अगर हम योगदान उसको देते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा रहता है, मन को सुकून मिलता है, तो हमारा मन भी मानसिक आरोग्य उससे अच्छा रहता है। नेक्स्ट, हठ योग। अभी हम आते हैं कि अभी जो भी हमने हेल्थ क्या है, मानसिक आरोग्य क्या है, ये सब 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 चीजें हमने, उपचार क्या है, ये सब चीजें देखी। लेकिन अभी हमने सीखा है कि कुछ भी बोलना है तो उसको प्रमाण देना चाहिए, बराबर। आपण मराठीमध्ये म्हणतो बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, वैसा ही है। अगर कुछ भी योग का अगर उपचार शास्त्र हमें ऐसा उपयोग करना है, तो उसके लिए हमारे ग्रंथों में कुछ दिया है क्या, वो हमें देखना है। वैसे तो योग का उद्दिष्ट समाधि है, कहाँ पे भी उपचार शास्त्र ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कहाँ कहाँ पे हमारे मन के ऊपर या शरीर के ऊपर कैसे साधना का परिणाम होता है, वो दिया गया है। तो उसके लिए हठ योग, और मेनली हठ योग में ज्यादा दिया गया है, और राजयोग पतंजल योग सूत्र में भी दिया गया है। तो उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानां आधारक मठो हठः। यहाँ पे क्या गया है, ताप तप्तानां, ताप मीन्स हमको जो भी दुख है तो वो उसके बारे में कहा गया है। तो एक मिनट, तो हमारे त्रिविधा ताप के बारे में हमने सुना है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये दुख जो हमें होता है, तो उसके लिए हठ योग क्या है, आधार है हमारे लिए। अगर हमको कोई भी व्याधि होती है, तो हमें वेदना होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं, हमारी वेदना कम करो, हमारा दुख रहा है वो कम करो, बराबर। तो वैसे ही ये हठ योग हमारे लिए है। नेक्स्ट सूत्र है युवा वृद्धोति, एक मिनट, नेक्स्ट श्लोक है सर प्लीज। युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगेश्वतेन्द्रितः। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्याधिग्रस्त जो भी लोग हैं वो भी योग कर सकते हैं, और उनको भी बोला गया है हठ योग कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। अगर व्याधि है हमको तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तो आरोग्य ही होगा ना। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे जाके हमको संतुलित स्थिति में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे संतुलित स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हठ योग में क्या दिया गया है कि परिपूर्णता, मतलब हमने कहा कि संतुलित स्थिति चाहिए, मीन्स फॉर शरीर और मन को परिपूर्णता निर्माण करना, यही उसका उद्देश्य है। अभी हमारे जो व्यक्तिमत्व है वो उससे अच्छा होता है। शारीरिक सौंदर्य, डौलदारपना, सुदृढ़ता मीन्स शरीर आपका अच्छा होना, आपको सामर्थ्य मिलना, मजबूती देना, मानसिक सामर्थ्य, तीक्ष्ण बुद्धि,
आंतरिक ज्ञान, ये जो चीजें हैं वो हठ योग से, अगर हम हठ योग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें हमको हठ योग का अगर अवलंब हम करते हैं तो हमको मिलती है। आंतरिक ज्ञान मिलना, यही उन्होंने कहा है कि आंतरिक ज्ञान मिलने के लिए ही हम एक्चुअली हठ योग करते हैं। लेकिन उसका मार्ग जो है ऐसे ऐसे धीरे 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 हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट, ये श्लोक भी आपने पढ़ा है शायद। वपुकृषत्व वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, अरोगता बिंदु जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठशुद्धि लक्षणम। हम अगर परिपूर्णते की तरफ जाते हैं या संतुलन की तरफ जाते हैं, तो अगर हम हठ योग में देखेंगे कि नाड़ी आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो गई तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी पहले जो भी दिया गया है वो पुरुषत्व, आपका शरीर पुरुष होता है, ये जो जो भी दिए गए हैं, तो उसमें नाड़ी विशुद्धि बोला है। तो नाड़ी शुद्धि को हठ योग में बहुत ही महत्व दिया गया है। नाड़ी अगर शुद्ध होती है तो आपके प्राणों का वहन, पंच प्राण और उप प्राण, उनका अच्छे से वहन होता है। आपकी अरोगता जाती है, अरोगता अगर जाती है, अरोगता मीन्स व्हाट, आपका निरोगी शरीर होता है। तो उसके लिए नाड़ी शुद्धि आपको करना आवश्यक ही है। और यहाँ पे अगर हठ योग का अगर आप अच्छे से पालन करेंगे, नाड़ी विशुद्धि हो गया, तो आपको आसन जब भी करते हैं तो आपको स्थिर सुखम आसनम जो बोला है, अगर आपको पद्मासन में बैठना है, तो अगर आपके पैर दुख रहे हैं तो आप कैसे बैठेंगे? आपकी नाड़ियां ही शुद्धि नहीं है, वो हुई नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी प्राण की शुद्धि, नाड़ी विशुद्ध हो गई तो आपकी प्राण की भी शुद्धि हो गई, तो आपका श्वास प्रश्वास भी अच्छे से होगा, आपका मन भी अच्छे से होगा। तो ये सब इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमको नाड़ी शुद्धि हठ योग में कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी दूसरा हठ योग का ग्रंथ है महत्वपूर्ण, घेरंड संहिता। उसमें उन्होंने घट शुद्धि बोला है। तो अभी घट क्या है? हम पानी का मट्टी का मटका होता है, उसको घट बोलते हैं। तो अगर वो कच्चे माटी का मटका है, हमने अभी अभी बनाया, और उसमें अगर पानी डाला तो वो क्या गल जाएगा। लेकिन उसको अगर हम भट्टी में डालेंगे, अच्छी तरह से उसको भट्टी में सेकेंगे, तो उसके बाद अगर हम पानी डालते हैं तो पानी को धारण करता है, पानी ठंडा होता है, बराबर। तो उसके लिए वो घट की शुद्धि होना जरूरी रहती है पानी को धारण करने के लिए। उसी तरह हमारा शरीर जो है तो वो घट की तरह है। तो योग करके या हठ योग का हम पालन करके या शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, ये सब करके हमारा शरीर है वो शुद्ध करना है घट की तरह। उसके बाद ही जो भी हम आंतरिक साधना जो भी करते हैं उसकी तरफ आगे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी शरीर को शुद्ध कैसे करना है, वो तो षटकर्मों से करना है। उसका कैसे कैसे संदर्भ बुक में मतलब स्क्रिप्चर्स में आता है। षटकर्म के बारे में जो भी कहा गया है वो शॉर्ट में दिया है। निर्गत स्थौल्यम कफ दोष मलादिकम, मतलब क्या आपका स्थौल्य, स्थूलता, कफ दोष आदि मल जो है वो चले जाते हैं। वातसार के बारे में बोला है, सर्व रोग क्षयो भवेत्, सर्व रोगों का नाश होता है। वारिसार, अग्निसार, प्रक्षालन, उससे देवदेह आपको प्राप्त होता है, ऐसे कहा गया है। देवदेह मीन्स आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनती है, कांतिमान बनती है। और जीवाधोती से जरा मरण व्याधि न्यास होता है, कफ दोष का नाश होता है। जरा मीन्स वृद्धत्व। अभी जरा मरण आपका नाश होता है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की ऐसा होता है, लेकिन हम कह सकते हैं हमारे वृद्धत्व और मृत्यु को हम थोड़ा लंबा ही रखते हैं। दंडधौती से हमारे हृदय के आजू बाजू की जो भी व्याधि है वो कम होती है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। षटकर्म आगे देखेंगे। वस्त्र धोती से उदर रोग, ताप, प्लीहा रोग, पित्त, दमा, इसका नाश होता है। अभी हम देखेंगे प्लीहा का उल्लेख यहाँ पे कहा गया है, वो कैसे ऋषियों को पता चला मालूम नहीं। प्लीहा मीन्स स्प्लीन, वो हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखता है। तो वो भी
वहां वैसे उल्लेख किया गया है कि प्लीहा रोग का नाश मतलब उसमें काम में आता है वस्त्र धोती। मूल शोधन, मलावरोध, अपचन, अग्निवर्धक है। जल बस्ती अगर हम देते हैं तो मूत्र दोष, पचन दोष, सर्व रोग, कामदेव के अनुसार देह हमारा बनता है ऐसे कहा गया है। नेति करते हैं तो कफ दोष का नाश होता है, दृष्टि के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारे जत्रु ऊर्ध्व रोग मीन्स हमारे शोल्डर के ऊपर के जो भी रोग है उनका नाश होता है। नवली क्रिया करते हैं तो सर्व रोगों का नाश होता है। त्राटक नेत्र रोग अच्छे होते हैं। कपालभाति से कफ रोग अच्छा होता है। सितक्रम से कामदेव की तरह हमारा शरीर बनता है ऐसे कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम आसन के बारे में क्या लिखा है वो देखेंगे। आसन के बारे में दृढ़ता मिलती है, स्थैर्य मिलता है, आरोग्य, अंग लाघव। आसन की व्याख्याएं हमने तो पढ़ी है तो उसमें इसका उल्लेख आया है। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है ततो द्वंद्व न विघातः। अभी द्वंद्व क्या है? शरीर मन के ऊपर है, बराबर। तो मन के ऊपर उसका मतलब आसन का क्या परिणाम होता है वो उन्होंने कहा है। सिंहासन मत्स्यासन से सर्व रोगों का नाश होता है ऐसे कहा गया है। मयूरासन से कालकूट विष मीन्स जो बहुत जहरीला विष है उसका भी पचन हम कर सकते हैं। ताप त्रिदोष जठराग्नि नाश होता है, जठराग्नि बढ़ता है, पचन शक्ति अच्छी होती है। पश्चिमोत्तानासन उससे जठराग्नि अच्छा होता है, मेद का नाश होता है, सर्व रोगों का नाश होता है। शवासन, शवासन से कहा गया है श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अभी श्रांतिहरम क्यों कहा गया है? तो श्रांतिहरम मीन्स हम अगर हम कहेंगे तो अगर हम बहुत स्ट्रेस आ गया या बहुत काम किया है तो क्या होता है कि हमारे जो भी शरीर की पेशियां होती है तो उनको जब वो नया बनती है जो प्रोसेस रहती है वो कम होती है। तो अगर हम विश्रांति लेते हैं तो उसमें हमारी जो भी शरीर की पेशियां नई नई पेशियां हैं तो उनको बनने के लिए अवसर दिया जाता है। तो इसके लिए शांतिहरम कहा गया है, मतलब क्यों हमारे शरीर के लिए वो अच्छी है। और चित्त विश्रांति कारक जो भी कहा गया है वो मन के ऊपर विश्रांति उन्होंने कही है। तो अगर हम सोचते हैं कि ऋषियों ने कितने डीपली सभी आसनों का अभ्यास किया था, उनके दिव्य ज्ञानों से उनका उपयोग भी किया है, वो तभी उन्होंने दिया है। अभी सिद्धासन अगर हम कहते हैं तो सिद्धासन से सर्व नाड़ियों की शुद्धि होती है ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी अगर हम इतना ही कहेंगे चलो सिद्धासन डाल दिया 3-4 मिनट और हमारी सर्व नाड़ियों की शुद्धि हो गई, ऐसा नहीं होगा। जो भी उन्होंने कहा गया है कितने टाइम तक आपको करना है और कैसे कैसे करना है उसी तरह ही आप आसन करोगे तो ही इन आसनों का उन्होंने जो भी दिया है इफेक्ट होता है वो आएगा। हम 2 मिनट 1 मिनट करके उसका इफेक्ट नहीं आएगा। पद्मासन से रोग नाश होता है ऐसा कहा गया है। ये जो भी आसन है तो उसको हमको यथाशक्ति करना है और निरंतर करना है। जब ये निरंतर करेंगे तभी उसका असर हमको आएगा। ये हम थेरेपी के लिए बहुत ही ध्यान में रखना है। थोड़ी दिनों के लिए अगर हम आसन प्रिस्क्राइब करके देते हैं और कहेंगे कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमने भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुद्रा जरा प्लीज म्यूट करता का कोणी। मुद्रा, तो मुद्रा से हमें क्या मिलता है? स्थिरता मिलती है। मुद्रा आनंद देती है। मुदम ददाति इति मुद्रा ऐसा कहा गया है। तो हमें आनंद देने वाली जो मुद्रा है, अगर हम आनंद बोलते हैं तो अगर हम शरीर का ध्यान शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, वेदना की तरफ ध्यान देती है तो वेदना का अपोजिट उल्टा है आनंद। तो वेदना से मुक्ति मिलनी है तो आप मुद्रा करो तो आपको आनंद मिल सकता है। मतलब शारीरिक लेवल पे भी और हमें हमारी मानसिक लेवल पे भी हमको उसको आनंद मिल सकता है। उसको कहा गया है जरा मरण नाशनम। कफ दमा प्लीहा कुष्ठ इत्यादि 21 प्रकार के रोगों का नाश मुद्रा से होता है। महामुद्रा से ज्वर प्लीहा
पचन, कुष्ठ इसके ऊपर असरदार है। उडियान, उडियान को मृत्यु मातंग केसरी बोला गया है। मृत्यु के ऊपर भी वो मतलब केसरी मीन्स सिंह की तरफ वो काम करता है, वैसे है। जालंधर बंध महामुद्रा, उसे मृत्यु के ऊपर जय मिलता है। खेचरी मुद्रा से क्षुधा मीन्स क्षुधा मीन्स भूख, तहान प्यास, आलस्य देवदेह उससे मिलता है। रोगों का निवारण होता है, मृत्यु का नाश होता है, ऐसे कहा गया है। विपरीत करणी और शक्ति चालन से मृत्यु के ऊपर जय मिलता है, ऐसा कहा गया है। तड़ागी मुद्रा जरा मरण नाशनम है। जालंधर बंध से कंठ दोष का निवारण होता है, ऐसे कहा गया है। और अभी मुद्रा का अगर हम शारीरिक लेवल के ऊपर ध्यान देते हैं तो मुद्रा से होता क्या है। मुद्रा हमारे रोग निवारण के लिए बहुत ही मतलब अगर आसन, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी व्याधि हो गई, डॉक्टर दवाई देता है, कुछ भी गोलियां देता है, तो उससे अपने को असर कभी आएगा, तो 3-4 दिनों में समझो आपको असर आ गया। लेकिन आपको अगर जल्दी असर आना है तो आप क्या कहते हो, डॉक्टर कुछ इंजेक्शन दे दो तो जल्दी असर आ जाएगा। तो मुद्रा का असर इंजेक्शन जैसा है, ऐसे हम कह सकते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि मुद्रा का असर हमारे अंतस्त्रावी ग्रंथियों के ऊपर होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर मुद्राओं का इफेक्ट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम अगर क्या काम करती है, हॉर्मोन्स जो भी ऑर्गन है वो हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करती है। तो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करती है, तो वो जो भी हार्मोन है वो जो भी ऑर्गन हमारा डिफेक्टिव है उसके पास जाके वहां पे काम करता है, बराबर। इंजेक्शन हमारा ब्लड में डायरेक्ट जाता है तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है, वैसे ही मुद्रा का इफेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी प्राणायाम, सर्व रोग क्षयो भवेत, ऐसा कहा गया है। प्राणायामेन युक्तेन, क्या आगे क्या आप श्लोक बता सकते हैं, कोई बता सकता है प्राणायाम का श्लोक? आपको गया नहीं है क्या शायद? अगर युक्त, युक्त मीन्स व्हाट, अच्छी तरह से अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपके सभी रोगों का नाश होता है। सर्व रोग क्षयो भवे, अयुक्ताभ्यास योगेन, अयुक्त मीन्स व्हाट, आप अगर जो भी योगा टीचर ने बताया है या स्क्रिप्चर में जैसे बताया गया है वैसे अगर आप योग शिक्षक के मार्गदर्शन के नीचे आप प्राणायाम नहीं करते हो या कोई भी योग साधना नहीं करते हो तो उसी साधना के या प्राणायाम के आपको नुकसान या तोटे मराठी में कहते हैं वो हो सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। टीवी के ऊपर देख के या कोई किसी ने बताया ऐसे करो करके हमें कोई भी प्राणायाम मन से नहीं करना है। गुरुपदिष्ट मार्गेण, ये बहुत अंडरलाइन करके मार्किंग करके रखो, गुरु के मार्गदर्शन के ऊपर ही आपको सभी करना है। गूगल रहता है, सभी रहता है, लेकिन नहीं, गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है, ये कभी भी ध्यान में रखो। तो अयुक्ताभ्यास योग, अयुक्त अगर किया तो प्राणायाम से नुकसान ही हो सकती है। हमारे शरीर में वायु पैदा हो सकता है और वो वायु कहाँ पे भी, आपके छाती में, पेट में या पीठ में या सर में जाके वो बैठ सकता है और उसी से जो नहीं व्याधियां है वो पैदा हो सकती है, ऐसे कहा गया है। अभी सुषुम्ना में प्राणायाम से क्या होता है, सुषुम्ना का मल है वो दूर होता है, लाघव मीन्स हल्केपन आता है, मृत्यु का भय दूर होता है। अभी जो भी बहुत सारे अष्ट प्राणायाम हमने देखे हैं, तो वो प्राणायाम जो भी हमने देखे हैं तो उसमें आप अगर श्लोक पढ़ते हैं आगे के तो उसमें दिया गया है कि ये प्राणायाम करने से क्या क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि ये उपचार शास्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रिप्चर्स में आपको ये उसका संदर्भ मिलता है। सूर्य भेदन से जठराग्नि अच्छा होता है, मृत्यु का भय कम होता है, वात कम होता है, वो कृमिनाशक है। उज्जाई से कंठ दोष दूर होता है। कफ, पचन, ज्वर, पाचक, प्लीहा, विष उसके ऊपर असरकारक है। सितकारी से कामदेव की तरफ आपका देह बनता है। शीतली से प्लीहा, आतड़ियों के दोष, ज्वर, पित्त इसके ऊपर असरकारक है। भस्त्रिका से आपकी पचन शक्ति
अच्छी होती है। ये सभी हमें प्राणायाम से फायदे होते हैं। योग का मूल उद्देश्य समाधि जब अगर है, लेकिन फिर भी ये व्याधियों का नाश, मतलब समाधि के मार्ग के ऊपर हम चलते हैं आगे, तो धीरे धीरे ये व्याधियां हमारी अपने आप कम होती जाती है, ये हमको देखने को आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी अंतरंग साधना प्रत्याहार में ये हमने सब पढ़ा है। हमें धीरता मिलती है, इंद्रियों के ऊपर निग्रह आता है, धारणा से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान से प्रत्यक्ष, ऐसा कहा गया है गेरंड संहिता में, स्व की अपने आप की अनुभूति होती है। समाधि के बारे में हम जैसों ने नहीं बोला तो ही अच्छा है, उसका उल्लेख विनिर्लिप्त, आप निर्लिप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है, इन श्लोकों का जो भी अर्थ है वो अलग है, लेकिन हम उपचार के बारे में अगर देखते हैं और उससे उसका धागा लेके आगे जाते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं, ये इसके लिए मैंने ये सूत्र निकाले हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। अभी इसका मीनिंग क्या है कि भोग अपवर्ग, अभी आपने देखा, अभी आपने मैडम ने आपको सिखाया भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति और पुरुष की निर्मित, मतलब भोग और अपवर्ग ये प्रकृति का काम है, पुरुष को भोग देना और बाद में अपवर्ग लेना। तो और परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिवर्तनशीलता मीन्स परिणाम जो है, और पीड़ा मीन्स ताप जो है, और संस्कार, और उसके साथ ही जो गुण है सत्व रजतम हमने सीखे, और उसके साथ जो भी वृत्तियां है उसमें जो संघर्ष होता है, जो भी विरोध होता है, इस कारण के इन कारणों से हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो दुखमय होता है। अभी हम उपचार के बारे में अगर सोचते हैं तो दुख आ गया तो व्याधि आ गई, तो इसके लिए ये सूत्र मैंने चुना है कि दुखों का कारण क्या है, ये हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी पतंजल योग सूत्र में उसके संदर्भ, मतलब हमने देखा कि पतंजल योग सूत्र में राजयोग बताया गया है, चित्त योग, चित्त के स्तर पर जो भी साधना ये है या उसके बारे में हमें दिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि वृत्तियों के बारे में क्लेश, चित्त प्रसादन, अंतराय, व्याधि स्त्यान, ये जो है विक्षेप सहभूग, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सब अगर हम करते हैं चित्त प्रसादन, तो अंतराय जो भी हमारे हैं उसमें व्याधि फर्स्ट आता है, तो व्याधि फर्स्ट आता है तो हम सोच सकते हैं अगर हमको व्याधि है तो उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ साधना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर अगर हम उपचार करेंगे तो ही हम हमारी साधना आगे लेके जा सकते हैं। मन के ऊपर अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो चित्त प्रसादन करो, क्लेशों को हमें दूर करना है, वृत्तियों में जो भी हमारी खराबियां आई है उसको हमें दूर करना है, तो उसके लिए हमें जो भी दिया गया है तो उसका अभ्यास हमें निरंतर करना है। प्रतिपक्ष भावनम ऐसे कहा गया है। अभी प्रतिपक्ष भावनम अगर हम कहते हैं तो वो क्या है, प्रतिपक्ष मीन्स अपोजिट, हमारी जो भी मन में भावना इमोशंस पैदा होती है तो उसके अपोजिट भावना हमारे मन में पैदा करनी है। अगर मैं अच्छा सा एग्जांपल दूं, तो अगर सास बहू है तो सास ने कुछ बोला, बहू को बहुत ही बुरा लगा, अभी क्या करूं इस सास का, इस तक हमारी सोच गई, बराबर। तो उससे क्या होगा, ये अगर निरंतर चलता रहा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो आपके मन के ऊपर परिणाम हो गया तो आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको तभी उसका गुस्सा आया तो आप सोचो कि आपकी सास या हमेशा आपको तकलीफ देती है क्या, नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो माँ तो दूर रहती है लेकिन वो सामने आके आपको धीरज देती है, कुछ तो उसने आपके बारे में अच्छा किया होगा, वो आप मन में लाओ। और आप जब भी मन में लाते हो
तो आपका जो भी गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। आपका गुस्सा है वो सास को कुछ नहीं करेगा, बहू का गुस्सा सास को कुछ नहीं करेगा, उसको तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो गुस्सा आपको जलाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुस्से की अपोजिट भावना क्या है, प्रेम। तो प्रेम मन में पैदा करो। या अगर आपका बच्चा सामने है तो उसको गले से लगा दो। तो क्या होगा, उसके गले से लगाया तो प्रेम आपके मन में आ गया बच्चे के बारे में, तो वो अच्छे वाले हार्मोन्स आपके ब्रेन में से निकलेंगे, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो गुस्से से जो भी आपकी नुकसानी होगी शरीर की, वो आपकी नहीं होगी या कम होगी। तो हम प्रतिपक्ष भावना का ऐसा अगर हम देखते हैं तो हमारे दैनंदिन जीवन में, हर रोज की जिंदगी में हमको वो उसका आचरण करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमेशा ही आसन प्राणायाम का इफेक्ट आता है, वो एक घंटा करना है वो तो करना ही है, लेकिन बाकी के 23 घंटे हम लोग क्या करना है वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां हमारा मन हमारे साथ रहता है, उसके ऊपर हमें हर घड़ी काम करना रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अष्टांग योग। अभी अष्टांग योग का हमें वैयक्तिक सामाजिक वर्तणुक, स्थिरता, सुखकारकता, ये जो भी हमें आगे की लाइन में दिया गया है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसके जो भी इफेक्ट है तो वो हमें अष्टांग योग से मिलते हैं। तो अष्टांग योग का आचरण हम हमेशा करते रहेंगे। प्रतिपक्ष भावनम का बाकियों का तो करना है, तो लेकिन ये हम खुद की जिंदगी में कैसे जीते हैं, समाज में कैसे जीते हैं, तो ये भी हमारे शरीर और मन की जो भी व्याधियां होती है उसके लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो भी घटक है हमारे व्यक्तिमत्व के ऊपर इफेक्ट लाने वाले घटक है, इसके लिए उनका विचार हमें हर घड़ी करना है। और अभी दुख कैसे पैदा होता है उसके बारे में दिया गया है। और ये अगर हम किसी ने बौद्ध धर्म का भी अभ्यास किया है तो वहां भी वो दिया है, दुख कैसे पैदा होता है, दुख का कारण क्या है, दुख का विनाश होता ही है और उसके लिए मार्ग क्या है, वही यहाँ पे दिया गया है। हेय हेयम दुखम अनागतम, मीन्स आने वाला जो भी दुख है तो उसका नाश हो सकता है, उसको हम मतलब क्या बोलते हैं, टाळता येऊ शकतो, उसका नाश हम मतलब हिंदी में मुझको वर्ड नहीं पता चल रहा। हेय हेतु, और हेय हेतु क्या है, तो जिससे हमें मुक्ति चाहिए उसको बोलते हैं हेय। और वो दुख का कारण जो है वो बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में कि दृष्टा और दृश्य मीन्स पुरुष और प्रकृति का संयोग है, वही हमारे दुख का कारण है, ऐसे स्क्रिप्चर्स में, ऐसे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। और हान मीन्स उसका नाश हो सकता है, तो कैसे, तो विवेक हानोपाय मीन्स उसका दुख का नाश का उपाय है, वो कैसे, विवेक ख्याति से। आपको अगर राइट नॉलेज होता है तो उसका नाश हो सकता है। तो अगर ये हम थोड़ी देर के लिए पतंजल योग सूत्र में पुरुष और प्रकृति के बारे में बोला गया है, लेकिन अगर हम ये रोग के बारे में देखते हैं तो अगर आने वाली जो भी व्याधि है उसको हम रोक सकते हैं, बराबर। तो उसका कारण अगर कोई भी पैदा होती है व्याधि, तो उसका कारण क्या है वो हम जान सकते हैं। और अगर हमने कारण जाना है तो उसको उसका नाश करने के भी उपाय है, तो उसके ऊपर वो मार्ग हमें अपनाना है। मतलब इसी तरह ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी योगों की उपचार थेरेपी, मतलब कोई भी आदमी आता है तो उसके दुख का कारण क्या है, ये सब ये 4 अप्लाई करो तो आपकी ट्रीटमेंट प्लान आपका बन जाएगा, बराबर। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको सोचती हूँ ये आपको समझ में भी आ रहा है या मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ या क्या कुछ है, मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर कुछ कोई बोलेगा तो प्लीज। आपको समझ में आ रहा है, येतंय समजतं की काही बदल पाहिजे आहे, प्लीज मला सांगा। नाही मॅम, व्यवस्थित आहे. समजतं आहे ना, आणि हॅलो. नाही हो समजलं तर हो तुम्ही हो, नंतर मला समजत विचारू आहे. शकता।
हो ओके. मॅडम. आता आपण जर कर्म सिद्धांत बघितला आपल्या स्क्रिप्चर्स मध्ये आपल्याला कर्माचा सिद्धांत आपल्याला सांगितलेला आहे. तर त्या कर्माच्या सिद्धांत म्हणजे पूर्वजन्माच्या संस्कारांचा परिणाम आपल्याला या जन्मावरती भोगायला लागतो हे आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला संचित कर्म काय आहे, प्रारब्ध कर्म काय आहे, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. आणि जर आपण साधना केली तर आपल्याला साधना करून आपण त्याच्यामध्ये आपण बदल घडवून आणू शकतो, हे मात्र निश्चित. नंतर आपण आता याच्यामध्ये त्रिसत्ता दिलेला, आता वेदांताचा तुम्ही अभ्यास केला असेल, त्रिसत्ता दिलेल्या प्रातिभासिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक. तर ह्याचाही आपण म्हणजे या गोष्टींबद्दल माहिती आपण करून घेतली किंवा मोक्ष मिळवायचा आहे किंवा दुःख निरोधाचे मार्ग काय काय आहेत, हे सगळं जर स्क्रिप्चर्स तुम्ही तत्वज्ञानाचं जर तुम्ही वाचन केलं तर ह्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत. पण याचा उपयोग, या वाचून उपयोग काय होतो? तत्वज्ञानाचा परीक्षा दिली आणि विषय संपला असं नाहीये. तुम्ही पुढे पुढे ज्या वेळेला अभ्यास करत जाल त्यावेळेला ह्याचा उपयोग आपण आपल्या आयुष्यात कसा आणायचा, दैनंदिन जीवनामध्ये छोट्या छोट्या घटना घडत असताना आपण आपल्या मनाची स्थिती कशी ठेवायची याच्यासाठी आपल्याला निश्चित उपयोग होतो. आणि म्हणून कर्माचा सिद्धांत, त्याचा अभ्यास करणं आणि तो आपल्या दैनंदिन जीवनात अप्लाय करणं ते खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट स्लाइड. आता सांख्य योगाचा तुम्ही मॅडमनी सांगितलं दुसऱ्याच सूत्रामध्ये मला वाटतं दिलेलं आहे की त्रिताप सांगितलेले आहेत. आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक त्रिविध ताप. पण बऱ्याच मला वाटतं कुठल्या आरतीमध्ये पण त्रिविध ताप आपण ऐकतो. तर वो कौन से है? तो आधी भौतिक, बाह्य कारण, प्राणी किसी ने अगर डस लिया या ऐसे कुछ वहां से, तो वो हो गए आधी भौतिक, भौतिक कारणों से होती है. आधी दैविक, निसर्ग मतलब नेचुरल कैलामिटीज से आती है। जो भी अगर कुछ भूकंप हो गया या कुछ पानी की बाढ़ आ गई तो उससे जो भी होता है वो आदि दैविक हो गया। और अभी हमें जिसके ऊपर काम करना है वो हो गया आध्यात्मिक, आंतरिक। और मतलब शरीर और मन के ऊपर जो भी हमारी व्याधियां रहती है, जो भी उससे हमें तकलीफें होती है, उसको आध्यात्मिक कहा गया है। आपको अगर पता होगा, अगर कुछ भी हमारा योगा की साधना खत्म होती है उसके बाद हम ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं। तो ये 3 बार क्यों बोलते हैं? ये जो भी त्रिविध ताप है उनके लिए बोलते हैं, उनसे शांति मिलने के लिए बोलते हैं, बराबर। तो ये भी हमारे दुख का कारण है, तो उसके ऊपर उससे जो भी हमें होता है, अभी योगा उपचार किसके ऊपर काम करता है ये हम आगे जाके देखेंगे। चक्र संकल्पना हमारे स्क्रिप्चर्स में अब हमने देखा है कि चक्रों का उल्लेख किया गया है। अगर हम हमारा शरीर फाड़ के चीर के देखते हैं तो चक्र हमें दिखाई नहीं देंगे, वो है इमेजिनरी है। ऋषियों ने उनके दिव्य दृष्टि से उनको दिखाई दिए गए हैं और उनका संदर्भ हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। मुख्य चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार है। उसके अलावा भी कोई चक्र बहुत सारे होते हैं और उनका भी उल्लेख बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। और हर एक चक्र, अगर कुछ चक्र बिगड़ गया तो उसके बाद वो जो भी चक्र बिगड़ा है तो वहां के रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उनकी व्याधियां हमें होती है। अगर वो व्याधियों को ठीक करना है तो उसी चक्र को ठीक करना होता है और उसके लिए जो भी उपाय है वो ऋषियों ने दिए हैं। उसका अगर हम अवलंब करते हैं तो ऋषि हमारे चक्र हमारे हम बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। वो अगर बैलेंस स्टेट में रहते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी पंचकोशात्मक अस्तित्व, ये पंचकोश कहाँ पे दिया गया है? तो तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश दिया गया है। शंकराचार्य ने मतलब वो वहां पे उसका उल्लेख है। तो वहां पे पंच मीन्स 5 कोश, 5 कोश है। वो कैसे है? वो अगर हमारा भी पहला वाला कोश है तो वो अन्नमय कोश है। अभी नाम से अगर हम जानते हैं तो अन्न के ऊपर जिसका भरण पोषण होता है
वो अन्नमय कोश है। प्राण के ऊपर जिसका भरण पोषण होता है वो प्राणमय कोश है। मन के ऊपर जिसका भरण पोषण होता है वो मनोमय कोश है। और जो भी विज्ञान, विज्ञान मीन्स ज्ञान, अच्छा बुरा उसका ज्ञान हम जब भी हम देखते हैं तो उसका नाम दिया गया है विज्ञानमय कोश। और जो आनंदमय कोश बैलेंस स्टेट में रहता है, शुद्ध आनंद की स्थिति में रहता है, उसको कहा गया है आनंदमय कोश। लेकिन इस आनंदमय कोश में भी अविद्या क्या बोलते हैं बहुत ही कम मात्रा में रहती है। और उसके बाद उसके अंदर रहता है हमारा आत्मा, शुद्ध चित्त सच्चिदानंद। तो अन्नमय कोश स्थूल शरीर जिसमें संस्था हमारी पेशियां रहती है। प्राणमय कोश हमें क्या देता है, ऊर्जा, प्राण शक्ति, प्राण नाड़ियां जो भी है वो प्राणमय कोश में आती है। हमारा नाड़ियां जो भी नाड़ियां है वो हमारे प्राणमय कोश में आती है। मतलब रक्त की और नसें जो भी रहती है जिसको हम बोलते हैं वो सभी प्राणमय कोश में आती है। मनोमय कोश मन के ऊपर मनोमय कोश है। विवेक बुद्धि, ये करना है नहीं करना है, वो जो भी काम किया जाता है विज्ञानमय कोश के लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये अभी जो पांच कोश हमने देखे हैं वो हमारे व्यक्तित्व के, हमारे शरीर के 5 स्तर है। मतलब व्यक्तित्व के यौगिक आहार। सर थोडं जास्त झालं तर चालणार आहे, किती वेळ? आपको चलने वाला है क्या? थोड़ा देर अगर ज्यादा होता है तो? तुमच्या मनावर मॅडम. नाही तुम्ही किती मिनिटं सांगा, नाहीतर मग उद्या कंटिन्यू करता हो येईल. हो चालतंय मॅडम, उद्या घेतलं तरी चालतंय. हो मग थोडं मी कंप्लीट करते, नेक्स्ट टॉपिक येईल त्यावेळेला हो हो चालतंय पूर्ण करते, मॅडम. थोड़ा वेळ घेते. हो ओके, यौगिक आहार, मिताहार के बारे में बहुत ही बोला गया है। मिताहार हमने देखा है कि हमारे अगर पेट का पूरा अगर सर्कल हम कहते हैं तो उसको आधा भाग हमका अन्न का होता है, पाव भाग हमारा हवा का रहता है, पाव भाग हमारा पानी का रहता है, बराबर। और अगर हम मिताहार लेते हैं तो रोगों का प्रादुर्भाव कम होता है। मतलब अगर हम और वो आहार भी कैसा रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, मधुर रहना चाहिए, स्निग्ध रहना चाहिए। अगर हम मिक्सर में अगर चटनी हम करते हैं तो अगर मिक्सर का वो छोटा बर्तन रहता है उसमें डाल दिया जो भी चटनी बनाना है, वो अगर भर के डालेंगे तो उसका चटनी होगा क्या? नहीं होगा, उसका ढक्कन उड़ के आएगा, बराबर। क्यों उड़ के आता है? क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। लेकिन वो अगर आधा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा भी डालते हैं तो पानी ऊपर से आ जाता है। थोड़ा सा पानी डालते हैं और हवा के लिए थोड़ा जगह रखते हैं तो ही हमारी चटनी अच्छे से बनती है, बराबर। तो अगर हमारा जठर है, तो अगर हमारा स्टमक है, उसमें हम जब भी खाते हैं तो ठूसते हैं, शादी का खाना तो ठूसते ही है। तो अगर हम सोचना चाहिए हमारा आधा ही पेट भरना चाहिए, आधा भाग हम पानी या जो भी मतलब दाल वाली चीजें रहती है उसमें भी पानी रहता है, छाछ लेते हैं उसमें भी पानी रहता है, वो सोच के वो पानी का अंश उसमें हमारे अन्न में जाएगा। और थोड़ा भाग, पाव भाग हमारा हवा का रहेगा, तो हमारा अन्न का पचन अच्छे से होगा। क्योंकि स्टमक में वो मिक्सर में जैसे मिक्स होता है वैसे स्टमक में मिक्स होता है, और बाद में वो मिक्स हो गया हमारा अन्न आगे जाता है। तो वो अगर वहां पे ही अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो आगे तो वैसे ही चला जाएगा, तो जो भी खाया वो हजम नहीं होगा, उससे हमारा रक्त में जो भी पोषण चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। मतलब कितना सूक्ष्म बारीकों से ऋषियों ने उसका विचार किया गया है, और इसके लिए मिताहार लेना उन्होंने बोला है। और जो भी पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम ऐसा जो भी बोला है ना, वो योग साधक के लिए बोला है। और घी खाना बोला है करके हम बहुत घी खाएंगे ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप उसी तरह की योग साधना करते हो, वैसा ही जीवन का आचरण करते हो, तो ही आपको वो जो खाना दिया है वो आपको खाना है, नहीं तो हमको मिताहार ही करना है। ये हमें बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यथा अन्नम तथा मनः, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप अन्न लेते हो, वैसे ही आपका मन बनने वाला है।
और उसी से हमारा पोषण होने वाला है। व्याधि उसी से उत्पन्न होती है, या व्याधि का निवारण भी हमारे अन्न से और मन से होता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, मन के ऊपर भी ध्यान देना है, तो आपको अन्न बहुत ध्यान दे के खाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके सर, या स्लाइड पासून आपण उद्या घेऊया, कारण पुढच्या स्लाइड सगळ्या रिलेटेड आहेत. कोणाला काही विचारायचं आहे का? किसको कुछ पूछना है?